शिश थी, वो खींच के ले जाती है आदमी को। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अब आप राजनीति में रहे, एक पार्टी से निकल के आपने कहा कि मैंने कह दिया आज के बाद नहीं, आप वहाँ से निकले, फिर आप इनेलो में आए। इनेलो के अंदर आपका बहुत अच्छा सफ़र रहा, जैसा आप दिल से महसूस करते हैं। उसके बाद फिर एक आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई, एक संगठन का निर्माण करने की। यानी कि एक बड़ी जिम्मेवारी थी, एक अलग से पार्टी का एक संगठन निर्माण करना। मैं उसमें पार्टी का बदलाव नहीं देख रहा, पर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक संगठन का निर्माण किया पूरे हरियाणा में। तो क्या नए सिरे से कोशिशें करनी पड़ी, या उसमें किस चीज़ का अनुभव आपके काम आया? देखिए, अनुभव तो वही हैं जो व्यक्ति शुरू से करता आ रहा है, वो अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो बीच में कुछ ऐसा एक ये मान के चलें कि टर्निंग पॉइंट जिसको कह देते हैं जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर, तो ऐसी विचारधारा बनी कि दुष्यंत जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अलग होकर के अपना दल बनाना पड़ा। तो जब ऐसा था तो मैं उस पीड़ा को जिसकी मैं बात करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं इनेलो को छोड़ने वाला नहीं था। वो पीड़ा बढ़ती गई, फिर भी नहीं छोड़ा। मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मेरी विचारधारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मिलती थी। उनके आदर्श उनको मानते हैं, और दुष्यंत जी ने जिस तरीके से एक उस मैं तो बाल अवस्था ही कहूँगा, 25 वर्ष 26 वर्ष की उम्र खेलने की होती है। उस उम्र में सांसद बनने के बाद जो एक जिस तरीके का एक उनका वर्जन था लोगों में, जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, उसका भी मेरे ऊपर एक प्रभाव था कि ये नौजवान बहुत आगे जाएगा। तो मैंने ना इनेलो छोड़ी, ना चौधरी देवीलाल की विचारधारा छोड़ी। एक व्यक्ति विशेष को छोड़ के व्यक्ति विशेष के साथ, उसी परिवार के साथ, चौधरी देवीलाल की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो संगठन निर्माण किया पूरे हरियाणा में हाँ, आपने। वो अंडरस्टूड है कि जब अलग से पार्टी बनानी थी, बन गई, और उसके अंदर संगठन का निर्माण और सारी चीज़ों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ, दुष्यंत जी के साथ, दिग्विजय के परिवार के साथ मिल करके हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा में कई तरह के आपको टांग खिंचाई भी रही होगी, कई कमेंट भी लगे होंगे, और एक फन्ने खां का भी आपको कमेंट मिला था कि फन्ने खां हैं। तो कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को? खेल स्पर्धा से लेकर के, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उससे लेकर के बाल जीवन से लेकर के स्कूल कॉलेज से लेकर के, ये चेतावनी, ये तो आपको जो चुनौतियां मिलती रहेंगी। और उसको छोड़ करके, जैसे कहा जाता है, बापू गांधी ने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो उस नेगेटिविटी को अपने कान के अंदर मत जाने दो। पॉजिटिव बात को लेकर के, मुझे एक बुज़ुर्ग मिले थे, बहुत ही सज्जन थे, काफ़ी बुज़ुर्ग अवस्था में थे। तो मुझे उन्होंने मैंने कोई गलती की होगी, तो मुझे उन्होंने कहा कि तांगे का घोड़ा बन जाइए। तो मुझे नहीं मालूम था कि तांगे का घोड़ा क्या होता है। तो मुझे कहने लगे उसके दोनों तरफ वो चमड़े के लगे होते हैं। हाँ, तो वो ताकि बाहर की किसी चीज़ को देखने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ जाए, नाक की सेध में चलें। तो तांगे का घोड़ा बनने का प्रयास किया कि बुराई ना सुनने की ज़रूरत है, ना उसका जवाब देने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। तो इसी तरह से जो आप बार बार आलोचना के शिकार रहे, तो आपका कहना है कि तांगे का घोड़ा बन के आप उस रेस से बाहर निकलते रहे? अगर आप उस दलदल में फंसेंगे, लोगों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो अनर्गल व्यक्ति अनर्गल बात करेगा, गैर जिम्मेवारी की बात करेगा। क्या उसका जवाब दोगे? जनता जानती, जनता जवाब दे देती है। तो अच्छा, पहले आप नौजवान थे, नौजवान में आप सरपंच रहे, खूब काम किया, संगठन निर्माण तक रहा। जहाँ तक अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र भी बढ़ रही है, संगठन की जिम्मेवारियाँ भी बढ़ रही हैं, परिवार की जिम्मेवारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो इसके अंदर क्या सिद्धांतिक सूत्र है आपका, जो आप इन सब से तालमेल बिठा पा रहे हैं, या फिर ये है कि हर जगह से उलाहने भी आ रहे हैं आपको? उलाने तो आप मान के चलें, जीवन में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आपके सामने आएंगी। और जहाँ तक जवानी की बात, बुढ़ापे की बात है, हर व्यक्ति जवान रहता है, विचारधारा जवान होनी चाहिए, उसको बूढ़ा महसूस नहीं करना चाहिए। मुझे तो कोई दिक्कत आती नहीं। मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि 16-17 घंटे काम करो, और करता भी हूँ। पारिवारिक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है।
हम 3 भाई हैं, एक चंडीगढ़ बैठा है, वहाँ मेरी मदद करता है, एक यहाँ खेती को देखता है, और हमारे मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मेरे परिवार के अंदर मेरे दादा परदादा से लेकर के आज तक शराब नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, और हमें कोई किसी ड्रग्स के टेस्ट का नहीं पता कैसा होता है। दो दुनिया के जो स्वाद टेस्ट हैं उनसे हम दूर हैं। कोई किसी तरह का कोई नॉन वेज नहीं, कुछ और नहीं, मतलब विचारधारा जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए, हम वैसा रखने का प्रयास करते हैं। कृपा तो उसकी होती है, लेकिन फॉलो आपने करना है, प्रयास आपने करना है, आपके प्रयास कारगर भी साबित होते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, मैं सेवा करता हूँ तो मुझे आनंद आता है। तो जैसे कि आपके दादाजी थे, आपने बताया कि सरपंच थे, तो उसके बाद आपके परिवार वालों ने कहा कि आप मत जाओ राजनीति में। तो आज के वक्त में बच्चों की इच्छा है, तो आप क्या कहते हो उनको? है इच्छा बच्चों की? नहीं, बच्चों की इच्छा स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा कि आप जिस लाइन पे चल रहे हैं, तो किसान का बेटा खेती सीख जाएगा, लोहार का बेटा उसका काम सीख जाएगा, कोई और प्रोफेशन में है तो उसका बेटा, देखा होगा आपने कि आईएएस आईपीएस जो हैं उनके बच्चे ज़्यादा बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं कि उनसे गाइडेंस मिलती है, वो देख करके इंकरेजमेंट उनको महसूस होती है कि मेरे फादर ऐसे हैं, मदर ऐसे हैं, तो मैं भी बनूंगा। तो ऐसा विचारधारा के साथ चलता है ये सब। तो परिवार के अंदर से कोई राजनीति में आएगा तो प्रोत्साहित ही, कोई इंटरेस्ट नज़र आ रहा है आपको इस तरह? नहीं, मुझे मेरे एक बहुत विशेष बात रही है कि कई बार आजकल तो ये बत्ती का ट्रेंड नहीं है, बंद कर दिया कानून ने। तो पहले क्या होता था कि विधायक एक होता था, बत्तियां कई कई होती थी। लेकिन मेरे परिवार में मुझे इस बात का भी फ़ख्र है, कभी किसी ने थाने तक फ़ोन भी नहीं किया। कि मेरा भी ये कहना था कि आप लिख कर के रख लें, कोई व्यक्ति आता है तो मुझे बताएं। लोगों ने मुझे चुना है, ना कि फैमिली को चुना है कि सारा परिवार ही नेता बन जाए, सारा परिवार ही ये जो है ना इस तरीके की टेलीफोन करने शुरू कर दे, गलत सही ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो एक आदमी जो फील्ड में है, इस लाइन में है, उसी को पता होता है। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरा परिवार ऐसा कोई दखल नहीं देता। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर राजनीति में कुछ चीज़ें देखता हूँ कई लोगों को नज़दीक से, कईयों की विरासत होती है। आपने बताया कि राजनीति की विरासत तो थी, फिर भी आप एक इन सरपंची से विधायक बने, विधायक से आप किसान सभा में गए और किसान सभा के बाद प्रदेशाध्यक्ष बने। यानी कि एक छोटे से गांव से उठ के अब आप प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में भी कहीं कहीं हस्तक्षेप करते होंगे। तो ऐसा क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अगर कोई ऐसा सपना ले रहे हैं तो वो क्या करें जिससे वो उस जगह तक पहुंच पाएँ? पॉजिटिव सोच रखें, ऑनेस्टी की सोच रखें, ईमानदारी की सोच रखें। आपको इनकरेजमेंट भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी। नौजवानों को कई बार भ्रष्टाचार राजनीति में सहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। कई लोग हतोत्साहित भी हो जाते हैं। अपने आप को उससे दूर रखें, स्पष्टवादिता हो, अपने आप को दूर रखें, उस दलदल में ना धंसें। दुनिया धंसती है, धंसती जाए। अगर वो एक कहावत है कि दहेज देना बंद कर दें, लेना अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप को ठीक करें। तो निशान सिंह जी ने हमसे बड़ी स्पष्ट और बड़ी सीधी सीधी बातचीत की कि अगर हम स्पष्ट रहें और घोड़े की तरह अगर सीधा चलें तो किसी की आलोचनाओं पर ध्यान ना दें तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंत में सिर्फ मैं एक मैसेज और लेना चाहूँगा आपसे कि आप शहरवासियों के नाम, देशवासियों के नाम, प्रदेशवासियों के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी इस देश के वासी हैं, और देश जैसे ये मेरा घर है, देश भी मेरा घर है। मैं ये मान के चलूँ तो उस देश की बेहतरी बहबूदी की मैं अपने आप सोचूंगा। मैं अच्छा करने का प्रयास करूं, देश के प्रति कमिटेड हो जाऊं। अगर देश को कोई गलत कहता है तो मुझे गलत कहता है, तो अपने आप काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिल कर के सबसे बड़ी, अगर आज कोई दुनिया में, देश में कोई सबसे बड़ी बुराई है तो एक तो ड्रग्स हैं, एक करप्शन है। इस करप्शन से दो रोटी की बात होती है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, कितना ही बड़ा कोई नेता हो। बात तो सिर्फ दो रोटी की है। जो हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, वो पूरी इज्जत से करनी है या किसी और तरीके से करनी, वो आपके हाथ में होता है। स्वच्छ रहें, स्वच्छता रखें। देश को आगे बढ़ने के लिए करप्शन की जो बहुत बड़ी है कैंसर रूपी बीमारी, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें और देश के प्रति कमिटेड हों। जी शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, जिन्होंने हमसे अपने जीवन के उन पहलुओं के बारे में बातचीत की जो कहीं ना कहीं अनछुपे रह जाते हैं राजनीतिक सवालों में। तो आज हमने राजनीतिक सवालों के सफ़र को भी जारी रखा और इसी तरह से आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं नवल सिंह फिर एक शख्सियत के साथ आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नवल सिंह इस वक्त आपके साथ हूँ और मेरे साथ हैं जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह। निशान सिंह टोहाना के गांव मामूपुर से संबंध रखते हैं और एक किसान परिवार से हैं और बेहद कम समय में इन्होंने अपनी एक राजनीति में जगह बनाई और उसके बाद ये राजनीति के पड़ाव आगे से आगे बढ़ते चले गए। बहुत से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ज़िंदगी के इस सफ़र में ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और आज किस तरह से अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। तो स्वागत है सर आपका सबसे पहले। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, ये एक हमारा सफ़र है अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी का, जिसके अंदर आपसे हम जानना चाहेंगे, शहर जानना चाहेगा, हरियाणा जानना चाहेगा कि आपकी एजुकेशन क्या रही, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, हम तो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे दादाजी ग्रैंडफादर जो यहाँ एक परिचित चेहरा था, रिलीजियस दिमाग के थे और वैसे भी सरपंच रहे और इस तरीके से उनका रुतबा अच्छा था, उनसे काफ़ी कुछ गाइडेंस मिली। एजुकेशन के बाद खेती में ही आ गए, जो पिता पुरखी एक धंधा था। तो वो सरपंच होने के नाते उनको मैं गाड़ी पे कई बार लेके जाया करता। तो उसके बाद थोड़ा 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 उसका असर होता गया, तो उनकी जो सोच थी वो आपके अंदर आती गई नेचुरली। बुज़ुर्गों का असर होता है। तो उसके बाद उनके इंतकाल के बाद लोगों ने मुझे यूनानी में सरपंच बना दिया है। जब आप पहली बार सरपंच बने तो सर्वसम्मति से बने? सर्वसम्मति से यूनानी में बना दिया। मेरा परिवार खिलाफ था कि इस लाइन में नहीं आना। नहीं, एक मिनट बीच में रोकूंगा, ऐसा क्या कारण है कि इस लाइन में नहीं आना? अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि दादाजी बहुत समय तक सरपंच रहे, यूनानी मस भी बनते रहे। तो परिवार का ये तजुर्बा था कि बुराइयां मिलती हैं इसमें, जो है ना, सारा परिवार लग जाता है इस काम में, लगना पड़ता है। वो घर पे आएगा तो आप उसको खाना भी और भी सारी चीज़ें करेंगे। तो परिवार का मत था कि आप लोग इसमें ना आए, लेकिन मुझे यूनानी मस बना दिया गया। यूनानी मस बनने के बाद मैंने ऑनेस्टली काम किया और नेक्स्ट टाइम फिर विरोधी पैदा हो जाते हैं कि अब इस बार देखेंगे। दूसरी बार लोगों ने फिर मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, लड़ना चाहिए। तो टोटल पंचायत दूसरी बार भी मेरी बन गई विद मेंबर्स। टोटल जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेरे गुट के बन गए। थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है कि लोग प्यार करते हैं। मैंने फिर ऑनेस्टली काम किया खूब। तीसरी बार फिर लोगों ने कहा कि फिर लड़ना है। तीसरी बार फिर पूरी पंचायत बन गई। तो आपकी हैट्रिक होगी, हैट्रिक होगी। एक भी पंच दूसरे गुट का नहीं बना और मुझे इस बात का फ़ख्र है। मैं आभारी भी हूँ गांव के लोगों का। 2 गांव की पंचायत रही है, आज भी है, कि उन लोगों ने मुझे हमेशा 80% से कम नहीं आने दिया। मतलब वोट जब भी मिले पंचायत के चुनाव में 80% से कम नहीं, तो पूरी की पूरी पंचायत बनाते रहे। बस उसी से शुरुआत हो जाती है। तो सरपंची और विधायकी, ये तो बड़ी दूर की चीज़ें लगती हैं कि एक छोटा सा गांव, 2 गांवों की जैसे आपने सरपंची बनाई, तो विधायक तक का आपने सोचा या लोगों ने मोटिवेट किया या आपका कोई लक्ष्य रहा इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे एक ये कहा क्या जाता है, गुरु साहब की बात है कि जबे बाण लागे तबे रोष जागे। मेरे दादाजी सरदार पाल सिंह के साथ काम करते थे, तो मैं भी उन्हीं की तरह शुरू हो गया। तो किसी कारण मुझे चोट लगी, कोई प्रॉमिस किया हुआ था पूरा नहीं किया, तो मैंने तौहीन महसूस की। तो मैंने इंडियन नेशनल लोक दल को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को छोड़ करके। तो नेचुरली ये वहाँ इनकरेजमेंट मिलता रहा। चौटाला जी ने मुझे टिकट दे दिया 2000 में
और लोगों की कृपा से मैं विधायक बन के विधानसभा चला गया। तो ये जो ठेस थी वो राजनीतिक ठेस थी? राजनीतिक ठेस थी। वो प्रॉमिस किया हुआ था, जबकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती। और मैं भी धार्मिक रुचि का व्यक्ति हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा इच्छाओं को नहीं पालना चाहिए। तो ना कोई थी, वो क्रिएट की गई थी। क्रिएट करके फिर उसको बीच में इस तरीके से रोक दिया गया कि मुझे महसूस हुआ कि ये अच्छा नहीं है प्रॉमिस को तोड़ना। तो मुझे रोष हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा उनको, बड़े प्यार से कहा कि आज के बाद नहीं। अच्छा, सिर्फ इतना कह के आप वहाँ से आ गए। हाँ, बड़े प्यार से उनको कहा कि आज के बाद नहीं, बस इतना ही। तो ये आज के बाद नहीं, वो एक लाइन थी जो आपको यहाँ तक ले आई। यहाँ ले आई। उसके बाद उसी नज़रिए से जो एक मन में था कि जैसे मेरा मानना है कि अच्छा जीवन व्यक्ति का होना चाहिए, उसको हर नज़रिए से, समाज के नज़रिए से, धार्मिक नज़रिए से, एक मान के चलें कि मैं एक इंस्टांस आपको बता दूं कि मैं विधायक बन गया, मैं रूलिंग पार्टी का विधायक था। तो पहली बार कोई व्यक्ति मेरे पास आए, मेरे से टाइम मांगा कि रात को आपसे बात करनी है, मिलना है। बीच में आप जैसा कोई साथी था, तो अलग कमरे में बात करना चाहते थे। मुझे डाउट तो हो गया, तो मुझे उन्होंने 25 लाख रुपए ऑफ़र किया। उस वक़्त का 25 लाख रुपए 2000 का काफ़ी माना जाता था। ये वर्ष 2000 की बात? 2000 की बात है, विधायक बनने के जस्ट बाद 2-4 महीने। तो मेरे कोई संस्कार ऐसे नहीं थे, तो मैंने कहा नॉट फॉर सेल, आप जाइए और दिन में आना, दिन में बात करना, मेरे लायक को आपकी मैं सेवा कर पाऊँ ज़रूर करूँगा। तो उस वक़्त से लेकर के एक ऐसा गर्व सा महसूस होने लग गया कि राजनीति में ये गंदापन नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पैसे लें, आप बिकते फिरें हज़ारों में, लाखों में। तो उस नशे को लेकर के चलते रहे और मालिक की कृपा होती रही, आगे बढ़ते गए। तो निशान सिंह जी ने अपने सामने एक टैग लगाया, नोट फॉर सेल। तो क्या वो आपको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, ऐसी कोई बात थी? नहीं, वो काम के बदले। अच्छा, वो काम के बदले। तो ये मुझे अनाज देना चाहते थे। अच्छा, देवीलाल जी की एक स्कीम थी, काम के बदले अनाज। अच्छा, चलो चौधरी देवीलाल जी के बारे में बात करेंगे, पहले भी मैंने बात की है, पर अब मैं सिर्फ एक सवाल जो बीच में रह गया था वो जानना चाहूँगा। विचारधारा में बदलाव आया, कांग्रेस से इनेलो में चले गए, चौधरी देवीलाल जी के साथ में कुछ महसूस हुआ? नहीं, महसूस हुआ कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा और मेरे जैसे आम व्यक्ति को, कि सरपंच से उसको विधायक बना के भेज देना। हालांकि मुझे काफ़ी पीड़ा भी जो है ना सहन करनी पड़ी इस दौरान। मैं तो देखो, आदरणीय चौटाला साहब ने तो मुझे अवसर दिए, लेकिन और परिवार के कई कारण थे उधर से जिनकी वजह से मुझे पीड़ा सहन करनी पड़ी। लेकिन मैंने मेरा जसत नहीं खोया, मैंने अपनी पेशेंस को बना के रखा। और इस बात को लेकर के मैं तो आज भी कहता हूँ, क्योंकि सरपंच लेवल का व्यक्ति उसको विधायक बना दिया जाए, चाहे हो सकता है कि मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन हो, मेरी मेहनत का और का, लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे चौटाला साहब ने दिया और उसको विधायक बना दिया जाए, उसको बहुत जल्दी एहसान को जो है ना भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे काफ़ी पीड़ा सहन करनी पड़ी। वो तो आज भी कई तरह की ऐसी बातें, अनर्गल बातें, जो असामाजिक बातें हैं, वो की जाती हैं उधर से, जिनको मैं अच्छा नहीं मानता। और कोई भी मेरा ख्याल अच्छा सामाजिक व्यक्ति अच्छा नहीं मानेगा। तो वो पीड़ा रही, लेकिन फिर भी मैंने चौधरी देवीलाल के जो विचार थे, जो लोगों के प्रति उनकी देन थी चौधरी देवीलाल की, खासकर गरीब को, पिछड़े हुए को, ऐसे लोगों को, एक आम आदमी को उठाओ और विधायक बना दो। वो तो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थे कि जिसके सिर पे हाथ रख दिया वो विधायक बन गया। जी, हम उस वक्त छोटे थे, मैं उस वक्त छोटा था, पर जैसे कि समझ एक लगनी शुरू हुई पॉलिटिक्स की, तो उसमें हमने देखा कि बहुत से लोग नए विधायक बने थे उस वक्त के दौर में। तो आप उसके नज़दीक रहे हैं, तो आखिर देवीलाल जी में ऐसा क्या जादुई करिश्मा था जो इस तरह की पूरे हरियाणा में एक बदलाव निकल कर आया? त्यागी और तपस्वी, किसी तरह का लालच ना होना बहुत बड़ी बात है। सत्ता को छोड़ते हुए जिस व्यक्ति के अंदर एक रत्ती भर भी मलाल ना हो कि सत्ता छूट गई,
आज सत्ता छूटी है किसी कारण और कल वो जनता के बीच में पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि सत्ता के साथ प्यार ज़्यादा ना होना और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब भी उनको लगा कि मेरे सिद्धांतों को नहीं माना जा रहा है या ठेस लग रही है, छोड़ दिया। तो ये एक जो व्यक्तित्व था उनका, उसमें एक कशिश थी, वो खींच के ले जाती है।